नमस्कार, सिटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े प्रदर्शन की खबर के साथ। दुर्ग जिले में कांग्रेसियों और पुलिस के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन और थाने का घेराव करने वाले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने 150 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पुलिस जवानों के साथ झूमा झटकी करते हुए झंडे में लगे डंडे से हमला करने का भी आरोप है। प्रदर्शनकारियों के हमले से पुलिस के 4 जवानों और एक थाना प्रभारी को चोट आई है। कांग्रेसियों पर बिना अनुमति के भी प्रदर्शन करने का आरोप है। एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की सूक्ष्मता से जांच की जा रही है। पहचान कर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। इधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस के अधिकारी झूठ कह रहे हैं। हमने विधिवत रूप से प्रदर्शन की जानकारी संबंधितों को दे दी थी, लेकिन बिना आदेश के पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। कल पुरानी भिलाई में जो क्रम हुआ था, उसी क्रम में जब पुलिस टीम वापस आकर के सारी चीजों को देखी तो उसमें 3-4 लोग चोटिल हुए थे। कुछ सामान्य टूट-फूट हुई थी और जब उसमें पाया गया कि किसी प्रकार का कोई उनका प्रदर्शन का अनुमति नहीं था, उनसे बात हो ही रही थी और वो वहीं पर ज्ञापन देने तैयार थे। लेकिन इसी बीच में कुछ उत्साही युवा आकर के थाने में जबरदस्ती बैरिकेड लांघते हुए यहाँ पर आकर प्रदर्शन किए, तोड़फोड़ किए और जुमा झटकी के, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बिना अनुमति और बिना विधि विरुद्ध रूप से इकट्ठा होकर के उग्र प्रदर्शन करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी पूछ के तुम कहाँ से आए हो, तुम कुम्हारी से आए हो, तुम पाटन से आए हो, बस उसी को तुम दुर्ग से आए हो, फिर पिटाई उन्होंने शुरू कर दी। इधर राजधानी में एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी बिना आश्वासन के हिलने को तैयार नहीं थे, जिस पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि डीजीपी के रिटायरमेंट समेत तकनीकी कारणों से रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। गृह मंत्री ने यह बात अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बातचीत में कही, जिसके बाद गृह मंत्री निवास में प्रदेश भर से जमा सैकड़ों अभ्यर्थी वापस लौटे। आपको बता दें कि 6 साल बाद भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा परिणाम नहीं निकलने से अभ्यर्थी परेशान हैं। पूर्व में अभ्यर्थी कैंडल मार्च, मौन जुलूस भी निकाल चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर पहुंचे थे, प्रदर्शन किया। तो 3 से 4 तारीख के बीच तक के लिए हम अभी आशा करते हैं उस दिन आकर के हम मंत्री जी से फिर मिलेंगे, क्योंकि उनके द्वारा हमको कहा गया कि आप 4 तारीख के आसपास फिर से आ जाइए, आपका स्वागत है। जो भी चीज़ है आपका वस्तु स्थिति उस दिन और एक बार बताया। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बोली, यही बात डीजीपी महोदय ने भी बोली। 1-2 टेक्निकल इशू के कारण रुका हुआ है, हमारा रिजल्ट आएगा। हम लोग इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं। माननीय गृह मंत्री के ऊपर प्रदेश का पूरा युवा विश्वास करता है। हम तो इसी उम्मीद से आए हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाए, मेडिकल करा के हमको नियुक्ति दी। हम लोग भी आश्वस्त ही हैं सर, थोड़ा उम्मीद तो कम लग रहा है, डेट और आगे बढ़ सकता है ऐसा लग रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है सर, हमेशा आते हैं फिर आश्वासन मिलता है, इस बार वही आश्वासन लेके जा रहे हैं। हमको गृह मंत्री से पूरी उम्मीद है। हमको 4 तारीख का समय दिया गया है कि 4 तारीख को आए, निर्णय किया जाएगा, क्या होगा आगे की कार्रवाई बताई जाएगी। तो हमको पूरा उम्मीद है कि 9 सितंबर जो कोर्ट का डेडलाइन है उससे पहले सरकार रिजल्ट जारी कर देगी। इधर ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्घाटन किया। साथ ही 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों से निवेश को लेकर चर्चा की। कॉन्क्लेव में कई देशों के डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। आयोजन के लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट, चेतन कुमार कश्यप, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर समेत दिग्गज मौजूद हैं। इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और ग्वालियर चंबल संभाग में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे, साथ ही अपने खजाने निवेश के लिए खोलेंगे। ग्वालियर कॉन्क्लेव में आधे दर्जन देशों के ट्रेड कमिश्नर और औद्योगिक प्रतिनिधि भी शामिल होने आए हैं। आयोजन को देखते हुए ग्वालियर की बॉर्डर चारों तरफ से सील कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बता दें कि 6 महीने में तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जबलपुर और उज्जैन में रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन हो चुका है।
तो 4 कंपनियों में निवेश की संभावनाएं हैं। उस कंपनियों का नाम भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इन कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है जब यहाँ पर कॉन्क्लेव हो रहा है मध्य प्रदेश में। और इससे पहले भी जबलपुर और उज्जैन में ये आयोजन हो चुका है। ये तीसरी बार है और 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण इस बार किया जा रहा है। 4 कंपनियों में खास तौर पर निवेश की संभावनाएं हैं। राजधानी भोपाल से कांग्रेस के नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। कांग्रेस महिला मोर्चा ने रोशनपुरा चौराहे पर धरना प्रदर्शन भी किया और इस दौरान महिलाओं ने प्रदेश में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। इस मौके का जायजा लिया है हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर नीन ने। राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने नारी न्याय आंदोलन का आज एक बार फिर आगाज किया है। हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत आज राजधानी भोपाल से महिला कांग्रेस ने की है। इस वक्त देखा जा सकता है कि राजभवन बड़ी संख्या में जो पूरे प्रदेश से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंची हैं वो राजभवन जा रही थी ज्ञापन देने, लेकिन उससे पहले ही उन्हें यहाँ पर रोक लिया गया। इससे पहले रोशनपुरा में एक सभा इन्होंने यहाँ पर की और उसके बाद पूरे प्रदेश भर से आई जो महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं रवाना हो रही थी, लेकिन उससे पहले ही भारी पुलिस बल जो यहाँ पर मौजूद था उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया है। महिला पर बढ़ते अत्याचार अपराध ऐसा इनका आरोप है, उसको लेकर ये जो तमाम विरोध प्रदर्शन है उसके लिए अब महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी है। इनका कहना है कि पूरे प्रदेश भर में इस तरह के जो आंदोलन है, इस तरह के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी रहेंगे और इसके साथ ही अब ये सड़कों पर उतरेंगे। महिला कांग्रेस आज से सड़कों पर उतरी। जी बिल्कुल, ये मोहन यादव सरकार के खिलाफ है जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज महिला सड़कों पर आ चुकी है और मोहन जी को उज्जैन वापस भेज के रहेंगे। जय महाकाल। पूरे प्रदेश भर में आपके ये आंदोलन है? पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है और आज 33% आरक्षण है। महिलाएं अपना हक लेके रहेंगी, आधी आबादी पूरा हक। जय कल आप सुन सकते हैं कि पूरे प्रदेश भर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा ऐसी महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है जिनको ये तक नहीं पता है कि वो किस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। तो वहीं भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि सरकार लाठी डंडों के जोर पर नहीं चलती है, बीजेपी तानाशाही के साथ अत्याचारी शासन चला रही है। हम सरकार के हर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ निडर होकर लड़ेंगे। इधर मामले को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के लिए पुलिस है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज नहीं किया है, पुलिस और प्रशासन कानून के हिसाब से काम कर रहा है। सरकार किस बात से डरेगी? डरने का कोई सवाल नहीं है। और पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी ही। कहीं कोई नियम कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो पुलिस उसके लिए है ही है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, इसमें स्वच्छ प्रशासन देने का है और सभी बिंदुओं को देखते हुए हर जगह कार्रवाई भी की जा रही है और ऐसा प्रदेश में कहीं भी नहीं है कि पुलिस ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया हो या फिर अन्य गतिविधियों को अंजाम दिया हो। भोपाल में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस ने नारी न्याय आंदोलन के रूप में प्रदेश में महिलाओं के मुद्दों को उठाया। बाद में वे राजभवन की ओर बढ़ी। हालांकि पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को रोक लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपाए और महंगाई और महिला अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इधर न्यायधानी बिलासपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने साय सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में साय सरकार अच्छे से चल रही है, हम हर वादा पूरा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करती रही है।
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5 साल सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही हुए हैं। कोयला, शराब, राशन और भर्तियों में घोटाला किया गया। आगे उन्होंने प्रदेश में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को लेकर कहा कि जहां उद्योग रहते हैं वहां प्रदूषण होता ही है, लेकिन रोजगार के लिए उद्योग भी जरूरी है। कम प्रदूषण हो उसके लिए उद्योगों को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। सरकार विष्णुदेव साय जी चला रहे हो, कांग्रेसियों को देखना चाहिए कि सरकार कौन चला रहा है। इतना अच्छा सरकार चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी से जो घोषणा पत्र जारी किया उसको बड़े बड़े वादा को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 3 महीने में ही पूरा किया। उद्योग से प्रदूषण निकलते हैं तो आजकल नया नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम प्रदूषण फैले ऐसा उपयोग करें ताकि लोगों को राहत मिले। तो ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 35,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र को मिले हैं। गुना शिवपुरी के लिए कुल 4,570 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अडानी ग्रुप ने गुना शिवपुरी में 3500 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है। इसके तहत गुना में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री और बदरवास में महिला ऑपरेटेड जैकेट फैक्ट्री लगाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तीनों प्रोजेक्ट को क्षेत्र में लाने के लिए अडानी समूह के अधिकारियों से पिछले कई महीनों से बातचीत कर रहे थे। इसके साथ ही अंबानी समूह के प्रतिनिधि ने फर्टिलाइजर और बायोगैस क्षेत्र में 150 करोड़ की घोषणा की है। ग्वालियर की कंपनी और 15 देशों में फूड प्रोसेसिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि दिवंगत माधवराव सिंधिया की मदद से ग्वालियर में ट्रोपिलाइट फूड की स्थापना हुई थी। आज यह कंपनी देश और विदेश की बड़ी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स देती है। टॉपिकल फूड के प्रतिनिधि ने 500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। चाहे शिवपुरी का पपीता हो, शिवपुरी का टमाटर हो, शिवपुरी का मोटा अनाज हो, मोरेना में हमारे एडिबल ऑयल्स की इंडस्ट्री बन सकती है। अशोकनगर और गुना में और दतिया में मक्का उगाया जाता है, एथेनॉल की इंडस्ट्री बन सकती है। तो संभावनाएं हमारे अपार हैं। आज इस मंच से जहां मैं उद्योगपतियों को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। तो वहीं गुना शिवपुरी में अडानी समूह के निवेश की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। गुना के लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री को लेकर खुशी जाहिर की है। रोजगार के अवसर मिलने से इस क्षेत्र में कायाकल्प हो जाएगा, लिहाजा ये खुशी स्वाभाविक भी है। गुना में स्थानीय लोगों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर नारे लगाए और जश्न मनाया। तो वहीं ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में कई कंपनियों ने एग्जीबिशन स्टॉल भी लगाए थे, जिसमें बीएसएफ की टीयर गैस की यूनिट सबसे आकर्षण का केंद्र रही। बीएसएफ के ड्रोन और मिर्ची बम को देखने के लिए काफी संख्या में निवेशक पहुंचे। मौके का जायजा लिया है IBC 24 के संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर की रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में बीएसएफ ने भी अपनी प्रदर्शनी लगाई है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्यात होता है और उसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर ये ड्रोन है। ड्रोन यानी कि आतंकियों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है यहाँ से, क्योंकि मिर्ची बॉम्ब है वो उनके ऊपर फेंके जाते हैं, जो आतंकी लोग होते हैं उनके ऊपर फेंके जाते हैं। और आप देखेंगे कि कई तरह से आंसू गैस जो इकाई है टेकनपुर में जो मौजूद है बीएसएफ की, उनके द्वारा ये लगाई गई है एग्जीबिशन। उसमें आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के तरह तरह के जो हथियार हैं और वो सब वेपन्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं और बताने की कोशिश की गई है कि ये कितनी कारगर है। और जो सेना के माफ़ कीजिएगा बॉर्डर पर जो तैनात रहते हैं बीएसएफ के लोग, वो लोग उन्होंने ये एग्जीबिशन लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग बुड पिरिंग सिंह सेल है और इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है उसको देखने के लिए, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में रक्षा के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट होना है। तो ऐसे में ये एग्जीबिशन बहुत कई मायनों में बहुत ज़्यादा कारगर है। देखिए स्टैंड ग्रेंड है, ये सारी
चीज़ें हैं ये रखी हुई हैं, इसके साथ ही डाइगैंड है, मार्कर है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो BSF की जो एग्जीबिशन है प्रदर्शित की गई है, और मकसद यही है कि रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए लोगों को बताया जा सके, अपनी प्रदर्शनी के माध्यम से बता सके कि जो सेना है यानी कि BSF है किस तरह से वो रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, साथ ही निर्यात करने के लिए भी वो तैयार है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये कहावत इन दिनों जबलपुर स्मार्ट सिटी पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल जबलपुर को स्मार्ट बनाने के नाम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है। इस 500 करोड़ रुपए से स्मार्ट सिटी ने बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी कर दी है, लेकिन इनसे कुछ भी आय नहीं हो पा रही है। बता दें कि जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने राजा गोकुलदास धर्मशाला को भी 4 करोड़ रुपए से संवारा था, इसका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। जबकि योजना के तहत राजा गोकुलदास धर्मशाला को हेरिटेज कैफे के रूप में संचालित किया जाना है। वहीं इसे संचालन के लिए भी स्मार्ट सिटी को अब तक एजेंसी नहीं मिल पा रही है। इसी तरह 85 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र भवन का संचालन करने भी कोई एजेंसी आगे नहीं आ रही है। इसके लिए भी स्मार्ट सिटी कंपनी 3 बार टेंडर निकाल चुकी है। इसी तरह अन्य प्रोजेक्ट भी बनकर तैयार हैं, लेकिन इनके संचालन के लिए एजेंसी की दरकार स्मार्ट सिटी को सता रही है। वहीं जिम्मेदारों की माने तो स्मार्ट सिटी को अब फंड भी नहीं मिल रहा है। जब सारे के सारे जब हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स चले जाएंगे, टेंडर प्रोसेस करके हम किसी वेंडर को ले आएंगे तो सेल्फ सस्टेनेबल हम डेफिनेटली इसको कर लेंगे। 5 से 7 करोड़ रुपए की आय आराम से इसमें आ सकती है। नहीं, टेंडर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो प्रोसेस हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 7 मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यता दिलाने, पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी के सदस्यता अभियान का प्रथम चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभियान के जरिए बीजेपी अपने आप को एक बार फिर से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में स्थापित करेगी। हमारे मोर्चों का स्वरूप जो है विभिन्न और वर्गों के बीच में उनका काम करने का वो है, और उन 7 मोर्चों को उनके बीच में जाकर अपने क्षेत्र में और विशेषकर जिस वर्ग का लिए वो मोर्चा गठन हुआ है और उस मोर्चे में अंतिम छोर तक जाके और सदस्यता अभियान को उनको संपादित करना। इधर इंदौर में पिछले दिनों में हुए जलभराव को लेकर अब प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जलभराव वाले वार्ड को 51,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। इसे बीजेपी कांग्रेस की साजिश बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे आम जनता का गुस्सा करार दिया है। दरअसल इंदौर में जलभराव के कारण शहर की जनता को बड़ी समस्या से जूझना पड़ा था। वहीं एक सामाजिक संस्था के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रचारित किया गया था। इस पोस्ट में लिखा गया था कि सबसे ज्यादा जलभराव वाले पार्षद को 51,000 का इनाम दिया जाएगा। पोस्ट के बाद MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह शहर की छवि को धूमिल करने की कोशिश है और निगम की तरफ से लीगल नोटिस भी जारी किया जाएगा। वहीं पोस्टर पर कांग्रेस ने कहा कि शहर की जनता जल जमाव से परेशान हुई थी, उसी के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पर कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए हम महापौर जी ने भी कहा है कि इसके अंदर हम एक लीगल नोटिस भी जो है जारी करेंगे और जल्दी इस समस्या के निदान के लिए हम ने जो है प्रयास चालू कर दिए हैं। इंदौर शहर नहीं पूरे देश ने देखा कि जिस दिन इंदौर शहर में जल भराव हुआ उस दिन मीम्स बन गए। इतना सारा मीडिया मैनेज है, उसके बावजूद फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपना, शर्मसार इंदौर, शर्मिंदा इंदौर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के ग्राम केंदुडीही पहुंचे, जहां केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल उराव की धर्मपत्नी स्वर्गीय झिंगिया उराव के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने स्वर्गीय झिंगिया उराव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों से मिलकर शोक संवेदना भी प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे उनकी धर्मपत्नी का बड़ा योगदान होता है। बीते सालों में हमारे भाई जुएल उराव जी ने जनहित में जो काम किए उनमें हमेशा
बाबूजी की सहभागी रही हैं। तो रायपुर में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वाइन फ्लू में सर्दी, खांसी, बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण शामिल हैं, जिससे लोग लक्षणों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं और बिना किसी उचित जांच के सीधे मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीद रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बिना चिकित्सक की सलाह के दवाइयों का सेवन न केवल हानिकारक हो सकता है, बल्कि इससे वायरस के प्रसार का खतरा भी बढ़ सकता है। जो लोग सर्दी खांसी समझकर स्व उपचार करते हैं, वे अनजाने में दूसरों को भी संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं। हालांकि मेडिकल स्टोर्स का दावा है कि वो बिना पर्ची के किसी को दवाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज जरूर बढ़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षण ये है कि तेज बुखार आना, सर्दी खांसी, गले में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना। अगर ये शिकायत मिलती है या कहीं ट्रैवल हिस्ट्री भी है, कहीं यात्रा करके आए हैं और इस तरह के सिम्टम भी हैं, तो तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराएं और अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका उपचार उपलब्ध है। बचने के लिए यही, अगर आपको सर्दी खांसी बुखार है तो अगर बिना विलंब किए जांच कराने पहुंचे। सर्दी खांसी और एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सर्दी खांसी बुखार जो है कंप्लेन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 15-20 दिनों से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग से छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी को जागरूक कराने जल्द क्लाइमेट स्टूडियो बनाया जाएगा। अलग अलग मॉडल और एनिमेशन के जरिए स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स तो इसका असर समझेंगे ही, आम आदमी भी ये समझ सकेंगे कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए तो खेती, बीमारी, बारिश से जुड़ी दर्जनों चुनौतियां कैसे खड़ी हो जाती हैं। वन विभाग रायपुर के जंगल सफारी में क्लाइमेट स्टूडियो स्थापित करने जा रहा है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है। इसी दिवस इसकी घोषणा हो सकती है। छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से अपने क्लाइमेट साइंटिस्ट को केरल और मेघालय भेजा गया था। वहां टीम ने क्लाइमेट स्टूडियो का अध्ययन किया। अब छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुसार क्लाइमेट स्टूडियो डिजाइन किया जा रहा है। क्लाइमेट लर्निंग लैब की बात करते हैं तो एक वो ऐसी जगह होती है, ओपन में भी हो सकती है, क्लोज में भी हो सकती है, जहाँ पे इस तरीके के मॉड्यूल्स, इस तरीके के लाइव मॉडल्स रहते हैं जिसमें कि क्लाइमेट के जो दुष्प्रभाव हैं, क्लाइमेट के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में समझा जा सके। स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बाकी लोग भी आ सकते हैं, तो एक बहुत लाइव मॉडलिंग रहती है वहाँ पर। राज्य सरकार के द्वारा इस बार प्रथम अनुपूरक बजट में क्लाइमेट स्टूडियो की स्थापना के लिए कुछ बजट दिया गया है। हमारी प्लानिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन चालू होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या की घटना के विरोध में रायपुर में जन जागरण रैली निकाली गई। धर्मांतरण, लव जिहाद और गौ हत्या का भी विरोध किया गया। रैली बुढ़ेश्वर मंदिर चौक से अग्रसेन धाम चौक होकर वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर पहुंची, जहां पर इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सदस्यों ने कहा है कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं होगा और डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से जारी रहेगा। हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार और नरसंहार के लिए श्री राम दरबार में उनसे आग्रह करेंगे कि हिंदुओं की रक्षा की जाए। अगर इस तरह का आंदोलन करता रहा जाएगा जब तक ममता सरकार पे 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन ना लगाया जाए। केंद्र में अभी भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार चाहे तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इधर अंबिकापुर नगर चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहां अब तक नगर निगम में 2 बार भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है, जबकि पिछले 2 बार से कांग्रेस का निगम पर कब्जा रहा है। इस बार भाजपा वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा सदस्यता अभियान चलाकर बूथ लेवल तक सदस्य बना रही है। भाजपा विधायक प्रबोध मिंज का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास रुक गया था, ऐसे में इस बार नगर निगम में भाजपा का कब्जा होगा। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव ने निकाय चुनाव में बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि 10 सालों में निगम सरकार ने बेहतर काम किया है, जिसके आधार पर कांग्रेस तीसरी बार निगम में सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी का हर 6 साल में नई सदस्यता का कार्यक्रम चालू होता है, तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत है। कांग्रेस में जो 5 साल में हसर हुआ, लोगों का भ्रष्टाचार जितना बढ़ा, लोग परेशानी जितना झेले, वो निश्चित रूप से जनता समझती है। इसलिए इस बार नगर निगम पंचायतों में कहीं
कांग्रेस के लोग दिखेंगे नहीं। वरिष्ठ लोगों से, अपने साथियों से, अपने कार्यकर्ताओं से वार्ड लेवल पे, पोलिंग बूथ लेवल पे अगर हम नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें तो प्रक्रिया में लगी हुई है। मेरे को नहीं लगता, सदस्यता अभियान तो तात्कालिक प्रक्रिया होती है, कांग्रेस ने तो करे ही हुआ है। इधर बालोद के 2 प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। 29 अगस्त को राजधानी में दोनों खिलाड़ी सम्मानित होंगे। छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण समारोह की घोषणा के बाद दल्ली राजौरा निवासी सुदर्शन कुमार सिंह को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार और बालोद निवासी किरण पिस्दा को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किरण पिस्दा फुटबॉल के खिलाड़ी हैं जो सऊदी अरब के जॉर्डन में चल रहे लीग मैच में भारत का प्रतिनिधित्व करने खेलने गई है। किरण ने कई नेशनल अवार्ड अपने नाम किए हैं। वहीं सुदर्शन साहू 1990 में NIS कर दल्ली राजौरा आए थे, तब से यही हैं और क्षेत्र के टैलेंटेड बच्चों को आगे ला रहे हैं। इनके क्लब से 3 NIS कोच तैयार हुए हैं। AFC फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए जॉर्डन आई हुई है और मुझे कल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शहीद पंकज विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि सन 2021-22 में मैंने फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 6 साल कंटिन्यू मैंने छत्तीसगढ़ की टीम से खेला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन खेल विभाग की तरफ से वीर हनुमान पुरस्कार अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ, चयनित हुआ हूँ। कल यह पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से रायपुर में प्राप्त होगा। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की खबरें एक साथ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।